पुष्पों में निषेचन। अब पुष्पों में निषेचन किस प्रकार से होता है, तो इसमें क्या होता है कि परागण क्रिया के बाद परागण क्रिया होने के बाद जब जो परागकण है ना, यहाँ से क्या हुआ, परागकण कहाँ पर है, वर्तिकाग्र में है। वर्तिकाग्र में आने के बाद मतलब यहाँ पर आ गए तो कौन सी क्रिया हो गई, परागण की क्रिया हो गई। अब वर्तिकाग्र में पहुँचने के बाद उसमें क्या होता है, अंकुरण होता है। परागकण यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर चिपचिपे पदार्थ होने की वजह से जो परागकण है वो क्या हो जाते हैं, फूल कर बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद जनन छिद्र के द्वारा उनमें क्या होता है, अंकुरण होता है। और जैसे ही उनमें अंकुरण होता है उसके बाद परागकण से एक नली निकल कर कहाँ आती है, इस भ्रूण के पास। और यहाँ पर क्या मैंने बताया था, क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। उसके बाद यहीं से प्रवेश करके यहाँ पर क्या करती है, निषेचन की क्रिया करती है। तो परागकण क्रिया के बाद क्या हुआ, अंकुरण हुआ। अंकुरण के बाद क्या बना, तो पराग नली। पराग नली बनने के बाद है ना, जो नर युग्मक होते हैं। अब परागकण का मैंने चित्र बताया था कि उसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो एक केंद्रक क्या होता है, ये वाला जो जनन केंद्रक होते हैं वो यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में बढ़ जाते हैं, है ना। और 2 भागों में बंटने के बाद उसमें 2 युग्मक आ जाते हैं। तो अब यही 2 युग्मक नीचे जाकर कहाँ जाते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। और एक युग्मक एग के साथ फर्टिलाइज्ड होता है और एक युग्मक क्या होता है, ये जो सेकेंडरी केंद्रक होता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है ना, उसके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो 2 युग्मक आते हैं, 2 नर युग्मक, एक एग के साथ करता है फर्टिलाइजेशन और एक किसके साथ करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये वाला जो है वो भ्रूण बनाता है, बीज बनाता है। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या करता है, तो भ्रूण के लिए ये पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से 2 युग्मक आते हैं और 2 बार क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो इस निषेचन की क्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है, तो परागण की क्रिया हुई, अंकुरण, फिर परागनली बनते हैं। और परागनली के द्वारा जो नर युग्मक होता है, जो परागकण से जो नर युग्मक होते हैं वो कहाँ आते हैं, परागनली के द्वारा मादा युग्मक से नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुँचता है। और मादा युग्मक के पास पहुँचने के बाद नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, संलयित होते हैं। और संलयित होने के बाद फिर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आया और एक नर युग्मक एक के साथ फर्टिलाइज्ड और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इस प्रकार से फिर वो क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पुष्पों का निषेचन बोला जाता है। जब निषेचन के बाद, निषेचन क्रिया होने के पश्चात निषेचन हो जाता है ना, एक इसके पास एक इसके पास, 2 निषेचन हुआ। और निषेचन के पश्चात जो बीजांड रहता है, मतलब ये वाला जो भाग है, तो बीजांड किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, बीज बनाता है। और जो ये वाला बाहरी जो भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। तो जो अंडाशय वाला भाग होता है वो क्या करता है, फल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक फल में उसके अंदर में क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। तो वही है कि ये वाला जो ऊपरी भाग है वो फल का निर्माण करता है। और एक फल में जैसे कि अगर हम बीही का ही बात करेंगे तो उसमें कई बीज होते हैं। तो उसी प्रकार से जितने उसमें भ्रूण पाए जाएंगे, है ना, उतने ही उसमें क्या होंगे, बीज बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या था, पुष्पों में निषेचन था। अब हम देखेंगे स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो पुष्पों में निषेचन होता है ना, वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है। तो ये तो उसकी परिभाषा थी कि निषेचन कैसे होता है करके। अब हम देखेंगे स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला चरण कौन सा होता है, तो मैं बताई थी कि जब परागकण कहाँ पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो वर्तिकाग्र पर सबसे पहले परागकणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। तो सबसे पहले है यहाँ पर
परागकणों का अंकुरण। तो परागकण का अंकुरण कैसे होता है? तो जब यहाँ पर से परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, और वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद यहाँ पर क्या पाया जाता है, मकरंद उपस्थित होता है, जो क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है। तो उन पदार्थों को ये परागकण क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और आकार में क्या हो जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने के बाद जो परागकण में जो जर्म पोल पाया जाता है, ये चारों ओर क्या पाया जाता है, एक्साइन रहता है, और एक्साइन में क्या पाया जाता है, जर्म पोल पाया जाता है। तो जब वो आकार में वृद्धि करते हैं तो फिर जो जनन छिद्र होता है, जो परागकण के चारों ओर क्या पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है। तो इसी छिद्र से फिर किसका निर्माण होने लगता है, पोलन ट्यूब का, मतलब परागनली निकलने लगती है। तो सबसे पहला हो गया परागकणों का अंकुरण। दूसरा देखेंगे पराग नलिका। पराग अंकुरण के बाद क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। तो पराग नलिका का जब निर्माण होने के बाद वो किस प्रकार से वो इस जो भ्रूण है उसमें प्रवेश करते हैं। तो पराग नलिका का प्रवेश, ये दूसरा चरण है। तो इसमें कैसे होता है, तो पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। जब यहाँ से परागकण नली के द्वारा जब भ्रूण में पहुँचते हैं, तो भ्रूण में पहुँचने के लिए 3 मार्ग होता है। तो सबसे पहले जब पराग नलिका, यदि ये क्या है, यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है, तो यदि वह इस मार्ग से होते हुए, यदि वो यहाँ से प्रवेश करता है, मतलब सही रूप से प्रवेश करता है बीजांड द्वार से, तो उसको बोला जाता है पोरोगैमी, अंडद्वारी प्रवेश। जब पराग नलिका अंड द्वार से जब प्रवेश करते हैं भ्रूण निषेचन के लिए, भ्रूण में जाने के लिए, तब उसको बोला जाता है अंडद्वारी प्रवेश। और जब यदि पराग नलिका क्या करते हैं, ये जो मैं जब बीजांड का चित्र बताई थी, तो बीज सेंटर में क्या पाया जाता है, चैलेजा पाया जाता है, बताई थी। तो यदि वह इस चैलेजा के माध्यम से अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उसको बोला जाता है चैलेजोगेमी, मतलब वो निभाग के द्वारा वो पराग नली प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं चैलेजोगेमी। हिंदी में बोलेंगे निभागी प्रवेश। ठीक, अब तीसरे पथ से वो किस प्रकार से जाएगा, तो जब वह वर्तिकाग्र से होते हुए इस इंटेगुमेंट से, मतलब अध्यावरण के द्वारा वो सीधा यदि यहाँ प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार के जो पराग नली में प्रवेश को बोला जाता है मध्य प्रवेशी। हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य प्रवेशी और मेसोगेमी। ठीक है, तो पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी और मेसोगेमी। तो पोरोगेमी में क्या होता है कि वो अंड द्वार से ही प्रवेश करेंगे पराग नलिका, जो नर युग्मक होते हैं, है ना। पराग नलिका में क्या उपस्थित होता है, नर युग्मक। यदि नर युग्मक चैलेजा से होते हुए यदि पराग नली आती है इधर, तब उसको बोलते हैं चैलेजोगेमी। यदि वह इंटेगुमेंट से जो पराग नली है वो यदि वो भ्रूण में प्रवेश करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेसोगेमी। तो इस प्रकार से है पराग नलिका का प्रवेश। ये जो पराग नली का प्रवेश है वो पराग नली का पथ है, मतलब किन किन रास्तों से वो जाएगा, तो ये पथ है। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा चरण है कि भ्रूण पोष में जो एम्ब्रियो सेक होता है, तो भ्रूण पोष में पराग नलिका का प्रवेश। सबसे पहले क्या था कि पराग कणों का अंकुरण के बाद पराग नली का पथ था कि वो किन किन रास्तों से अंदर जा सकते हैं। फिर तीसरा है कि वो पराग कोश में प्रवेश करने के बाद उनमें आगे क्या होता है। तो प्रवेश कैसे करेंगे, तो जब पराग नली जो है ना, तो जैसे कि ये क्या है, एम्ब्रियो है, यहाँ पर 3 सेल ऊपर में होता है, 2 ये यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है,
है ना, और 2 सहायक सेल होते हैं और एक क्या होता है, एग होता है। तो क्या होता है कि जब पराग नली की सहायता से, है ना, जो पराग नली है वो कहाँ पर आता है, इस सहायक कोशिका में सबसे पहले आएगा, है ना। यहाँ से होते हुए जब पराग नली कहाँ आती है, बीजांड द्वार के द्वारा जब वो अंदर प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या होती हैं, सहायक कोशिका में सबसे पहले वो अंदर जाते हैं। उसके बाद सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ आते हैं, एग में पहुँचते हैं। और एग में पहुँचने के बाद यहाँ पर एक नर युग्मक यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करता है। 2 नर युग्मक आते हैं ना, तो एक नर युग्मक एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। ये क्या है, एग है। तो एक नर युग्मक एग के पास रुका और जो दूसरा नर युग्मक रहता है ना, वो कुछ समय के बाद वो कहाँ चले जाता है, यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक युग्मक यहाँ पर पहुँचता है और एक युग्मक किसके पास जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि नर युग्मक यहीं पर क्या हो गए, जो नर युग्मक है एक एग के पास चले गया और एक किसके पास चले गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। मतलब नर युग्मक क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब उसके बाद हम अगला चरण देखते हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मक। तो क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का अब क्या होगा, संलयन होगा। तो संलयन कैसे होता है, तो 2 मेल गैमेट्स कहाँ आते हैं, भ्रूण के अंदर आते हैं। 2 मेल गैमेट्स, है ना। तो 2 मेल गैमेट्स में क्या होता है, जो एक गैमेट्स होता है, 2 गैमेट्स आते हैं और दोनों किसके पास जाते हैं, तो एक जो रहता है वो किसके साथ फ्यूज़ होता है, एग के साथ। एग के साथ निषेचन की क्रिया करेगा, एग के साथ फ्यूज़न मतलब निषेचन करता है। और जो दूसरा होता है वो किसके साथ करता है, तो वो करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स आते हैं पोलेन ट्यूब के द्वारा और एक क्या करता है, एग के साथ संलयित होता है यहाँ पर, और दूसरा वाला किसके साथ संलयित होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। एग के साथ जब वो संलयित होता है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण का निर्माण करते हैं जब एग के साथ निषेचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एग में एक केंद्रक उपस्थित होता है और जब वहाँ पर एक केंद्रक और आ जाता है, मतलब नर युग्मक आ जाता है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, तो द्विगुणित हो जाते हैं और द्विगुणित होने के बाद वो किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब पहले से वहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जब दूसरा जो मेल गैमेट्स है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज़न करता है तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 3 न्यूक्लियस उपस्थित हो जाते हैं। 2 पहले से सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास रहते हैं और एक और मेल गैमेट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होती है उसको बोला जाता है त्रिगुणित संलयन। तो त्रिगुणित मतलब 3 केंद्रक बन जाते हैं और ये किसका निर्माण करता है, तो ये करता है भ्रूण पोष का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पर भ्रूण का क्या होता है, पोषण होता है। ये भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण को जो भोजन प्रदान करने का कार्य किसका होता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार के निषेचन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार क्या होता है, निषेचन होता है, पहला एक के साथ और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इस प्रकार से पुष्प का निषेचन कंप्लीट होता है।